गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बताता हुआ। अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैलकुलेट करने का आता हो, चाहे उसको कौन से कंपोनेंट्स को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल किया जाए, कौन से इनकम को नेशनल इनकम अकाउंटिंग के दौरान छोड़ दिया जाए, इन सब बातों को आप लोग आसानी से समझ सकेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसमें गलतियां होने की चांसेस कम हो जाती हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय मैं न लेकर के आप लोगों को प्रयास करूंगा कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के उनको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं। तो आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए और हर चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में दो चीज़ ज़रूरी होती है। एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दो कंपोनेंट हैं, एक तो फैक्टर इनकम है और दूसरा होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। दो चीज़ों को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर मैं इसी के सामने लिख दूँ इसको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आप लोगों को पता होगा कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार बेसिकली माने जाते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को जब भी ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको रिवार्ड मिलता है और जो रिवार्ड मिलता है उसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम होता है जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। आगे नॉर्मल रेजिडेंट्स की जब बात करेंगे हम लोग कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, उसको भी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, फैक्टर इनकम को भी और नॉर्मल रेजिडेंट्स को भी। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, फैक्टर इनकम्स आर द रिवार्ड। रिवार्ड होता है ये रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्म फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। ध्यान से देखिएगा, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि फैक्टर इनकम आर द रिवार्ड्स रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्म फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। तो जो इनका अपना सर्विस होता है उसको जब यूज करता है जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसके बदले में जो उनको रिवार्ड देता है उसी को फैक्टर इनकम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि लेबर को जो रिवार्ड जाता है बेसिकली वो किस रूप में रिवार्ड जाता है। लेबर को वेजेस के रूप में रिवार्ड जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है, कैपिटल को। रेंट किसको पे किया जाता है, लैंड को। और प्रॉफिट किसको दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को। तो बेसिकली जो भी फैक्टर प्रोडक्शन जो भी होता है उसको इन चारों में डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करके फैक्टर इनकम के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पहुंच जाता है एज अ वेज, एज ए इंटरेस्ट, एज अ रेंट एंड एज ए प्रॉफिट। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टर इनकम का सीधा सा मतलब होता है कि वो इनकम एज अ रिवार्ड जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पहुंचता हो। किस फॉर्म में, अगर वो लेबर है तो वेजेस के फॉर्म में, अगर वो कैपिटल है तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, अगर वो लैंड है तो रेंट के फॉर्म में, और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट के फॉर्म में। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा फैक्टर इनकम को कि फैक्टर इनकम्स आर द रिवार्ड रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्म्स फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। Is it clear now? Now I am coming to my next slide and it is about the normal residents.
दो चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा बच्चों। एक, आप लोगों ने एनआरआई का नाम सुना होगा। एनआरआई पर काफ़ी बात होती रही है, बहस होती रही है, और जनवरी महीने में उनका सबमिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है कि जिससे वो जहाँ पर भी हैं वहाँ से अपने इनकम को जो भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहें उनको इनविटेशन देने के लिए और संभावनाओं को बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एनआरआई का एक सबमिट जनवरी मंथ में करती है। तो एनआरआई का जो सबमिट होता है उसमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और संभावनाओं को देखते हैं। तो मैं बार बार यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहा हूँ उसमें मैं बोल रहा हूँ नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। मैंने क्या यूज किया? एन आर आई, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब नॉन रेजिडेंट है और यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है इसका जस्ट अपोजिट, नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स बहुत डिफरेंस होता है, और डिफरेंस के दो बेसिस होते हैं। एक तो होता है टाइम पीरियड, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, टाइम पीरियड होना चाहिए। और दूसरा होता है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जहां पर वो रह रहे हों उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। याद रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाता है किसी भी कंट्री का जो कि किसी भी देश में 1 साल या उससे ज्यादा समय तक रह रहा हो, कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं बच्चों। कौन कौन सी चीजें? एक तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में भी क्या, 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और मोर, ठीक है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। और दूसरा, जो पर्सन 1 या 1 साल से ज्यादा अगर किसी कंट्री में रह रहा हो, उसके साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बेसिकली क्या आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो कि अगर जो भी आदमी उसी कंट्री में करता हो अपने इनकम से, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो कंजम्पशन करे, तो ये कहा जाएगा कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है टाइम पीरियड और दूसरा होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीजों को मैंने जोड़ा है यहाँ पर? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर वो उसी कंट्री में करता होगा तो हम लोग उसको कहते हैं नाउ दिस इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और जिसका ये सारा प्रोसेस, अगर वो सिटीजन हो और लेकिन कंट्री में ना रह रहा हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दूसरे देश में लाई करता हो उसका, तो उसको हम लोग कहेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको बता रहा हूँ, इसलिए एनआरआई यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में जनरली आता रहता है। अब मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले जाऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि नॉर्मल रेजिडेंट्स को समझने की जरूरत क्या आ गई। नॉर्मल रेजिडेंट्स को समझने के लिए समझने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों को जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो 2 चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक तो होता है डोमेस्टिक इनकम और दूसरा होता है नेशनल इनकम। याद रखिएगा, 2 तरीके के इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम होता है बेसिकली वो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड होता है, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। और जो नेशनल इनकम होता है वो बेसिकली किससे कोरिलेटेड होता है? वो होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स से। ध्यान से देखिएगा, 2 चीजें हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर
डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी से जोड़ करके देखेंगे, और नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करने की बात करी जाएगी तो उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट से जोड़ करके देखेंगे। अब इनको भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है और कुछ पॉइंट्स में दिखाने का ये प्रयास किया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बेसिकली किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और नॉर्मल रेजिडेंट्स में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक बार मैं इसको पढ़ देना चाहूँगा आप लोगों को, जिससे कि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एट मैक्रो लेवल is used as domestic income and national income. The concepts of economic territory and normal residents have led to this distinction. Domestic income is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country, no matter whether generated by normal residents or non residents. अगर वो नॉन रेजिडेंट्स भी है और हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कर रहा होगा तो हम लोग उसको डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट मानेंगे। याद रखिएगा आप लोग, अगर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो, भले से क्या वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो रेजिडेंट्स भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकता है, इनके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत किया जाएगा तो उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे। और नेशनल इनकम के लिए क्या जरूरी होता है, वो चाहे हमारे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड हो, यहाँ पर दिया गया है या तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड हो, लेकिन साथ में उसको किसके द्वारा किया जाए, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा किया जाए, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेशनल इनकम मानेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी जरूरी है, वहां पर नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और वहां पर इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया जाता है, केवल डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाती है। और जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो वहां केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करी जाती है, अब वो चाहे अपने देश के बाउंड्री के अंदर कर रहा हो प्रोडक्शन या आउटसाइड कर रहा हो। तो याद रखिएगा आप लोग, दोनों में डिफरेंस समझने का प्रयास करिएगा। और ये दोनों बातें किस लिए हैं आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा कि क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन के लिए बेसिकली जरूरत पड़ती है इनकी। और क्वेश्चन आता है इस पर कि किन चीज़ों को डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाए और किन चीज़ों को नेशनल इनकम में शामिल किया जाए। तो आप लोगों को मैं अब अगले नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के चलूंगा, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हुए एक टेबल है इसमें, और उस टेबल को आप लोग देखिए। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, अगर इंडियंस है, ठीक, इंडियंस एम्प्लॉय in World Health Organization, local people working in the Office of International Monetary Fund in India, ambassador for India in rest of the world, the foreign citizen living in India for a period of more than 1 year, other than those of studies or medical treatment। ठीक है, अब नॉन रेजिडेंट्स में क्या आ जाएगा, फॉरेनर्स, foreigners working in Indian embassies in Canada and Japan, foreigners working in World Health Organization located in India, the German working as director, ambassador in India from rest of the world, and the foreign technical experts working in। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं एक चीज यहाँ कोट करना चाहूँगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स को समझने के लिए अगर एक क्वेश्चन हम लोग करें, जो चीज़ भी लिखा हो वहाँ पर हम लोग करें कि हु, अगर हु का क्वेश्चन करें, जैसे अगर यहाँ पर ही देखिए इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, तो सीधे से हम क्वेश्चन करेंगे हु, तो हु में आ रहा है यहाँ पर आंसर इंडियंस। तो जैसे ही इंडियंस आ जाएगा हम लोग समझ लेंगे कि वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स है। देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब इसी में देखते हैं नॉन रेजिडेंट्स वाले में, अगले में देख लें फॉरेनर्स वर्किंग, अब हु में आ गया फॉरेनर्स, क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर जैसे ही हम एक क्वेश्चन करेंगे हु, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स है और या नॉन रेजिडेंट्स है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग,
नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग हु क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के आंसर के बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा या नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा या नॉन रेजिडेंट्स होगा। अब बात करूंगा मैं अपने अगले स्लाइड में डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इंडिया की बाउंड्री है, ये मैं नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ, इस तरीके से आता है पूरा नीचे और फिर ऊपर जाता है, तो ये तो बाउंड्री हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए, देखिए इसमें लिखा हुआ है टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ कंट्री। अब वाटर्स का मतलब होता है जो इसके पास के क्षेत्र में जो सी का जो एक बाउंड्री होता है, समुद्र की जो एक बाउंड्री होती है, उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है और उसके बाद जो समुद्र के नियर अबाउट 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को लिया जाता है और उस दूरी को हम लोग अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर में मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो एक हो गया कि पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बाउंड्री, याद रखिएगा, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो ज़मीन से जुड़ी हुई अपने देश की बाउंड्री है और दूसरा सी लेवल से जुड़ी हुई जो बाउंड्री है। अब दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भले से क्या वो कहीं के भी समुद्र में हो, अगर वो हमारे रेजिडेंट्स का अगर वो शिप और एयरक्राफ्ट्स होगा तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। अब मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट पर याद रखिएगा आप लोग, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, फिर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब तीसरा क्या है? फिशिंग वेसल्स। देखिएगा यहाँ पर अलग अलग करके दिया गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड बोटिंग प्लेटन ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। मतलब अगर बाहर भी हो रहा हो और हमारे रेजिडेंट्स का वो उस पर मालिकाना हक होगा तो उसको हम लोग किस में शामिल करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको हम लोग शामिल करेंगे। अब आता है एम्बेसीज। अगर अपने कंट्री का एम्बेसी, भले से क्या वो दूसरे देश में सिचुएटेड हो, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री। देखिएगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, इसको भी हम लोग किस में शामिल करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमेशा याद रखिएगा ये 4 पॉइंट हैं बेसिकली जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने में आसानी से हम लोगों का हेल्प करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ आता है। तो याद रखिएगा, पहला क्या आएगा? पॉलिटिकल फ्रंटियर, दूसरा क्या आ जाएगा? शिप्स एयरक्राफ्ट्स, तीसरा क्या आ जाएगा? फिशिंग वेसल्स और नेचुरल गैस रिग्स, तमाम चीज़ें आती हैं जिसका कि मालिकाना हक अगर हमारे रेजिडेंट्स का होगा तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा? एम्बेसी हो, कंसुलेट्स हो या फिर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट हो जो अब्रॉड में भी रह रहा हो, अब्रॉड में हो, तो भी उसको हम लोग अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मानेंगे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी से जो क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाता है कि वेदर दिस विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री और नॉट। तो अगर इस तरीके का वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री और नॉट, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या करना है? वहां पर एक क्वेश्चन पूछना है, फ्रॉम वेयर। एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर। अगर फ्रॉम वेयर में ये पता चल जाए कि इंडिया का है फ्रंटियर, तो हम लोग कहेंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा या डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। और अगर ये समझ में आए कि नहीं ये इंडिया से नहीं है, तो उसको हम लोग शामिल डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक इनकम में नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में वही चीज़ शामिल किया जाएगा जिसमें हम लोग फ्रॉम वेयर का क्वेश्चन करें और आंसर आ जाए कि फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आप लोगों को लाऊंगा और यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि डोमेस्टिक इनकम को जब नेशनल इनकम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ ऐड करते हैं
और वो क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको अगर देखें हम लोग तो दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। पहले हम लोग जोड़ते किस चीज को हैं, जो फ्रॉम मतलब जो विदेशों से हमारे देश में आता है, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें से किसको माइनस करना होता है, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो हम लोग कमा रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड जो आ रहा है हमारे देश में, उसमें से जो हम आउटसाइड को पे कर रहे हैं, जब उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिलता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जब भी हम लोग डोमेस्टिक में NFIA को प्लस करेंगे, मतलब याद रखिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नेशनल इनकम। आगे मैं चलूंगा, यहाँ पर मैंने इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जगह छोड़ा हुआ है कि जब भी बात करी जाएगी, जैसे मान लीजिए GDP से GNP कैलकुलेट करना हो, GDP से GNP कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। और या तो अगर GDP कैलकुलेट करने की बात की जाए तो GDP के लिए क्या हो जाएगा, GNP माइनस NFIA। तो अगर नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट करने की बात की जाए तब माइनस कर दीजिएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल कैलकुलेट करने की बात करी जाए तो NFIA को प्लस कर दीजिएगा। तो अगर हम एक सर्कल यहाँ पर बनाना चाहें, यहाँ पर लिख लें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, और यहाँ पर लिख लें डोमेस्टिक इनकम। तो एक सर्कल अगर और बीच में लिख लेते हैं एक बॉक्स में NFIA। तो अगर नेशनल से हम लोग डोमेस्टिक इनकम में आएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल इनकम में आएंगे तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। याद रखिएगा हमेशा, इस सर्कल से समझाने का मैंने प्रयास किया है कि NFIA अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाएगा तो प्लस करना होगा, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आएगा तो माइनस करना होगा। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूं अपने अगले स्लाइड की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट इन डोमेस्टिक या नेशनल इनकम अकाउंटिंग, किस चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है, ग्रॉस का और नेट का। तो ग्रॉस और नेट में जब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट दो कॉन्टेक्स्ट में रखा जाता है, एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट से ही एक अंतर आता है दोनों में, ग्रॉस और नेट में। और जो वो अंतर होता है वो होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन का। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दूं जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को और भी ज़्यादा। मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर अलग से अगर लिख दूं मैं इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा था तो इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को ग्रॉस की बात करी गई थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ही नेट इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी। और इन दोनों में जो बेसिकली अंतर होता है वो अंतर किस चीज़ का होता है, डेप्रिसिएशन का। तो वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए रखा गया है। तो देखिएगा, अगर ग्रॉस से नेट को फाइंड आउट करना होगा तो ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम लोगों को डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, हमेशा। और अगर नेट से ग्रॉस को फाइंड आउट करना होगा तो हमेशा डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नेट का कॉन्सेप्ट है, उससे ग्रॉस का कॉन्सेप्ट फाइंड आउट किया जा रहा है।
अब आगे अगले स्लाइड पर मैं आना चाहूँगा आप लोगों को बताने के लिए। अगर मैं एक सर्कल बना दूं और सर्कल बना करके आप लोगों को दिखाऊं, तो उसी के लिए मैंने ये खाली जगह छोड़ा हुआ है। क्या मैंने किया है, ग्रॉस और नेट, मतलब अगर लिया जाए जीडीपी और यहाँ ले लिया जाए एनडीपी, सॉरी यहाँ पर ले लिया जाए एनडीपी, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग डेप को रख दें बॉक्स में, तो जीडीपी से जब एनडीपी की तरफ आएंगे तो डेप को माइनस कर दिया जाता है, और एनडीपी से अगर जीडीपी की तरफ आएंगे तो इसी को प्लस कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जीडीपी से एनडीपी के लिए डेप को माइनस किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को, और एनडीपी से जब जीडीपी की तरफ जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि डेप्रिसिएशन कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के नाम से दिया जाता है, और ज्यादातर इसको दिया जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो ये चीज आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही दिया रहेगा। और इसका यूज क्या होगा, ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट से नेट वाले कॉन्सेप्ट को, या नेट वाले कॉन्सेप्ट से ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने में। अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस कर देंगे, और नेट से अगर ग्रॉस की तरफ आएंगे तो प्लस कर देंगे। अब मैं अपने अगले स्लाइड की तरफ आ रहा हूँ। ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या होता है, जब हम लोग फैक्टर इनकम की बात करते हैं, या मान लीजिए कि बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके से जीडीपी या जीएनपी कैलकुलेट किया जाता है, दो बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम कहें एक सामान्य शब्द में, किन बेसों पर, एक तो मार्केट प्राइस के बेस पर और एक फैक्टर कॉस्ट के बेस पर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि अभी वो मार्केट में नहीं है, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि वो मार्केट में सेल होने के लिए आ चुका है, उसका एक प्राइस डिटरमिन किया जा चुका है। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट से पहले याद रखिएगा आप लोग, और मार्केट प्राइस मार्केट में आने के बाद। तो कोई भी चीज मार्केट में जब आती है तो उस पर एक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है उसको हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज होता है। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और समझने का उसको प्रयास करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बोथ एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि मैंने बताया। व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड produced within the domestic territory of country, we get domestic product at a market price. On the other hand, when domestic product income is estimated as the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country, we get income product at factor cost. The term cost is used because factor income indicates factor cost to the country. अब आता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए अगर देखा जाए तो दो चीज होती है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें की गई हैं जिसको कि हम लोग कंबाइंड रूप में बोलते हैं NIT, नेट इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या NIBT कहीं कहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NIBT, नेट इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स
में से सब्सिडी को घटा दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको अलग अलग करके दिखाया गया है। तो उसी को मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो यहाँ पर इतनी चीज़ें दी हुई हैं उसको मैं थोड़ा जनरलाइज या सिंपल करके समझाने का प्रयास करूँगा, जिसके लिए कि मैंने जगह छोड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए जीडीपी हो और जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मैं सिंपल सा लेता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब ये है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का अंतर आ गया, मैंने बताया था NIBT का। अब NIBT, अगर मार्केट प्राइस, अगर हम लोगों को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक, माइनस NIBT। अब मैंने बताया था कि NIBT क्या होता है, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी। तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल दें IT माइनस सब्सिडी को, तो क्या हो जाएगा, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस IT और प्लस सब्सिडी। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम लोग जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हो और इसको कैलकुलेट करने की बात करें। तो याद रखिएगा ये चीज़। और इसको अगर मैं एक सर्कल में रखूँ तो यहाँ पर रख दूँ मार्केट प्राइस और यहाँ पर रख दूँ फैक्टर कॉस्ट और विदिन ब्रैकेट क्या रख दूँ, NIT। अब अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना हो, NIT को माइनस करिए, और इधर से इधर आना हो तो NIT को प्लस करिए। इतना याद रखिएगा आप लोग, और यही आप लोगों को काम देगा आगे के लिए। ठीक है, तो मैं अब अपने अगले स्लाइड की तरफ चलूँगा, जिसमें कि 8 एग्रीगेट्स बताए गए हैं डोमेस्टिक इनकम के और नेशनल इनकम के। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए मैंने जगह छोड़ा हुआ है। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो समझ में भी आ जाएगा। 2 फैमिली बना लेते हैं हम लोग, एक D वाली फैमिली, एक N वाली फैमिली। अब D वाली फैमिली क्या होगी, इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं और इसको नेशनल प्रोडक्ट। अब D वाली फैमिली आगे जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये भी आगे जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब फर्दर जो है GDP भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, किन किन पार्ट में, GDP एट मार्केट प्राइस और GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कौन कौन से 2 पार्ट में, NDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही GNP वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कौन कौन से, GNP एट मार्केट प्राइस और GNP एट फैक्टर कॉस्ट। और ऐसे ही NNP भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कौन कौन से, NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक, और ये जो नेशनल इनकम होता है तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम हो गया, और बाकी क्या हो गए, बाकी हो गए इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो क्या कहा जाता है इस पॉइंट को, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। इज इट क्लियर नाउ? तो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, जिनको कि डिफाइन
किया गया है और डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूं, जो कि जीडीपी और ग्रोथ से रिलेटेड है। जीडीपी दो तरीके से अगर देखा जाए तो दो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस को हम लोग अगर इंडेक्स नंबर से जोड़ करके देखें तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जो बेस ईयर से जुड़ा हो और करंट प्राइस का मतलब होता है जो करंट ईयर के प्राइस से जुड़ा हो। तो बेस ईयर के प्राइस से कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस पर जो भी कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग रियल जीडीपी कहेंगे। बेस ईयर पर रियल जीडीपी और करंट ईयर के जो प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है उसको नॉमिनल जीडीपी की नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ये करंट ईयर के प्राइस पर, देखिए इट रेफर्स टू द करंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इज इट क्लियर नाउ? तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, जो करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानेंगे। और रियल जीडीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पर, जो बेस ईयर के प्राइस पर, ठीक है ना, जो बेस ईयर के प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर या बेस ईयर के प्राइस पर जो कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग हमेशा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर नाउ? तो क्या होगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी एंड प्राइस। प्राइस किस साल का, बेस ईयर का प्राइस। देखिए यहाँ पर दिया गया है बेस ईयर के प्राइस की बात करी जा रही है, कांस्टेंट प्राइस की बात करी जा रही है, ठीक है। अब नॉमिनल से रियल जीडीपी कन्वर्ट कर लेते हैं और रियल से नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर अगले स्लाइड में फार्मूला दिया गया है। नॉमिनल से अगर रियल से नॉमिनल का फाइंड आउट करना होगा और नॉमिनल से रियल को, तो रियल से नॉमिनल को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। मान लीजिए अगर जीडीपी यहाँ पर दिया गया है 240 हो, प्राइस इंडेक्स 120 और बेस ईयर का 100 हो, तो जो जीडीपी हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी तो 240 ही दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या यूज होता है उसका वो दिखाई दे रहा है। रियल जीडीपी आपका कितना रह गया, केवल 240, और नॉमिनल जीडीपी वही कांस्टेंट प्राइस, अगर करंट प्राइस पर जो ऐड हो रहा है, जो कैलकुलेट हो रहा है, वो 240 से बढ़कर के 288 पर हो जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है और क्यों अंतर आता है, वो अंतर आता है इन्फ्लेशन की वजह से, और उस इन्फ्लेशन के को मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जो ये अंतर आ रहा है रियल और नॉमिनल में किस वजह से आता है, इन्फ्लेशन की वजह से, याद रखिएगा। और उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए फिर किस चीज़ को, किस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, जीडीपी या जीएनपी डिफ्लेटर को यूज किया जाता है, जिसको कि आगे दिया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट होता है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट होता है जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जीडीपी में इन्फ्लेशन की वजह से कितना अंतर आ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से वो जीडीपी कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा जीडीपी और वेलफेयर। क्या बताने जा रहा हूं, जीडीपी की बात करने जा रहा हूं और किसकी बात करने जा रहा हूं, वेलफेयर। हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो हम लोग उससे वेलफेयर को अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में देखें और रियल कॉन्टेक्स्ट में देखें, वास्तव में देखें कि क्या रियल जीडीपी से हम लोग, अगर यहाँ रियल में जोड़ दूं जो कि बेस ईयर प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर जो कैलकुलेट किया जाता है, क्या रियल जीडीपी के बेस पर हम लोग वेलफेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या है मेरा क्वेश्चन, कि अगर रियल जीडीपी हो तो क्या वो सही इंडिकेटर होगा वेलफेयर का?
तो यहाँ पर आंसर आता है जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? उसके 4 लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से ये जरूरी नहीं है कि जो जीडीपी हो एग्जैक्ट वो वेलफेयर को इंडिकेट कर रहा हो। तो क्यों नहीं जरूरी है उसको देखिएगा। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नलिटीज। इसमें आप लोगों को 2 चीजें बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, एक एक्सटर्नलिटीज को और एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज को। आगे हम लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, क्या बताया मैंने, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का तब तो उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। क्या मैंने बोला? इक्वल हो, तो उससे जीडीपी जब बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। मतलब ये ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा जा रहा होगा, तो उससे वेलफेयर जीडीपी बढ़ने के बाद भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्या दिया हुआ? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी में क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही होंगी तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की वजह से वेलफेयर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी जीडीपी में अगर डिफेंस गुड्स की वजह से, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अब डिफेंस गुड्स का क्या यूज है? डिफेंस गुड्स का लड़ाई, जिससे कि वेलफेयर डाउन होगा। तो अगर इस तरीके का गुड्स बनेगा तो जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन उससे वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, उल्टे वेलफेयर और कम हो जाएगा। अगले स्लाइड्स के तरफ आ जाएं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 ज्यादातर पूछा जाता है, क्या? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज और एक्सटर्नलिटीज। ध्यान से देखिएगा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज को अगर समझने का प्रयास करिए तो आप लोग अपने घर में जो भी लेडीज हैं जो कि कहीं बाहर वर्किंग नहीं है और काम कर रही हैं, हाउसवाइफ्स जिनको बोला जाता है, अगर उनको देखा जाए तो वो काम कर रही हैं लेकिन उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। और जब पेमेंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब होता है कि उसको हम लोग जीडीपी में नहीं इंक्लूड करते, और लेकिन उससे वेलफेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन चूंकि वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज है उसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जा रही, इसलिए हम लोग, तो जीडीपी यहाँ पर कम हो जाएगा और वेलफेयर बढ़ जाएगा। तो फिर से एक बार जीडीपी फेल हो जाएगा वेलफेयर को सही से मेजर करने में। और लास्ट अगर देखा जाए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि हमने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करी है उससे हमारे देश के इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो उसके अलावा लोगों के वेलफेयर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लीजिए आपके सराउंडिंग में अगर कोई आदमी जो कि माली का काम कर रहा हो और फूल का बागवानी लगा दे तो उससे उसका तो इनकम बढ़ेगा लेकिन आसपास के लोगों का वेलफेयर भी बढ़ जाएगा, जिससे कि जीडीपी तो पता चल जाएगा कि इतना बढ़ा उसके बागवानी की वजह से, लेकिन वेलफेयर का एग्जैक्टली अमाउंट नहीं वो बता पाएगा। और जीडीपी कई गुना बढ़ जाता है जब इस तरीके की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जिसको बोला जाता है। वहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होता है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या दिखाया जाता है कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हुई, सपोज देन उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैलने लगे, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है जो वेलफेयर को हैम्पर करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप लोगों को देखना होगा। तो आज के इस स्लाइड में बस मैं इतना ही रख रहा हूँ, और अगले स्लाइड में आप लोगों को फिर से मैं नई चीज़ों को लेकर के आऊँगा। बेसिकली मैंने सोचा हुआ है कि अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ आ जाऊँ और तीनों मेथड आप लोगों को बताऊँ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।